रहती है। मैसेज आ गया, क्या कहते हैं, वी डिड नॉट रिकग्नाइज CMS, मतलब क्या हुआ कि किस प्लेटफॉर्म में बनी हुई है, कोडिंग में बनी हुई है। फाइन, चलिए जी आगे चलते हैं। जरा दूसरी वेबसाइट खोलें कोई। अब मैं जरा एक प्योरली, ये भी हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है, ये खोलते हैं, डिमास्कस किंग्स। ये अमेरिकन साइट है और ये नाइफ सेल करते हैं जी। इसने क्या मैसेज दिया, ये किसमें बनी हुई है, इसने कहा ये वेबसाइट शॉपिफाई में बनी हुई है, लेकिन अब हम जरा डिटेल में देखते हैं कि ये किस में बनी हुई है। ठीक है, मतलब इस शॉपिफाई ने क्या क्या इस्तेमाल किया हुआ है इसको। आगे स्क्रीन पे 52% जो इसका पार्ट है आपको पता लग गया किस में बना हुआ है, वर्डप्रेस में बना हुआ है। हर CMS वर्डप्रेस ही को यूज कर रहा है, हर CMS वर्डप्रेस को यूज कर रहा है, चाहे वो शॉपिफाई है या वूकॉमर्स है, कुछ भी हो। पहले क्या होता था, वर्डप्रेस ही होता था, कुछ भी हो वर्डप्रेस ही होता था। लेकिन अब क्या है, अब सब लोगों ने अपनी अपनी टेम्पलेट्स के लिए वर्डप्रेस को परचेज करके रखा हुआ है अपनी ऑनरशिप के लिए। अब यहाँ वूकॉमर्स भी आएगा कहीं पे लिखा हुआ कि ये वाली वेबसाइट वूकॉमर्स में बनी हुई है, जबकि वर्डप्रेस के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक प्लगइन वूकॉमर्स है। ठीक है, तो इन सब ने अब ऑनरशिप ले लिया, ये शॉपिफाई ने इन सबको तरीका बताया कि भाई आप इसकी ऑनरशिप ले लें और अपनी कर लें। बट इन्होंने इस टेम्पलेट को पॉलिश भी किया हुआ है, ऐसे नहीं है कि ये वैसी की वैसी चल रही है जैसी वर्डप्रेस में चलती है। वर्डप्रेस में जो सेटिंग्स हैं वो बहुत एक्सपर्ट बंदा कर सकता है, शॉपिफाई में सब बिल्ट इन सेटिंग्स हैं, यानी उन्होंने ये सारी चीजें इसके ऊपर सेटअप की हुई हैं। बट एनीवेज यूज वो वर्डप्रेस को ही करने लगे हुए हैं। सो ये अब हमें पता लग गया भाई कि कितने सारे प्लगइन्स आ गए। 13% में क्या आ रहा है जी, शॉपिफाई, यानी कि 14% जो इस पे काम हुआ हुआ है वो शॉपिफाई का है। उसके बाद और क्या है, 10% वाला काम रेस्ट का है, लारावेल का 7.2% है, विक्स का इतने % हुआ हुआ है और वूकॉमर्स का तकरीबन 10% हुआ हुआ है। तो अब हमें ये पता लग गया कि भाई CMS में एक्चुअली क्या है। और अगर हम CMS में कहें तो मोर देन 70% CMS का पोजेशन जो है वो वर्डप्रेस का है, मोर देन 70% पोजेशन में वर्डप्रेस है। अगर हम CMS और कोडिंग को करें तो कोडिंग की रेशो ज्यादा है, लेकिन जब हमें करना होगा तो अच्छी वेबसाइट को भी देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हम स्टैंडर्ड करें, किसी भी बंदे को पता होगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई हमारा बिजनेस चल रहा है तो इसका ट्रस्ट बनाना है, बस एक वेबसाइट बना दो, बस एक वेबसाइट बना दो, बस इतना ही होना चाहिए कि हमारा एक URL होना चाहिए। ठीक है, तो वो कोई 7-8 हज़ार रुपये में वर्डप्रेस में किसी तरह की भी वेबसाइट बना लें। उन्होंने खुद कभी वेबसाइट नहीं खोलनी, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने क्लाइंट्स को बेसिक इन्फॉर्मेशन वहां पर इनपुट करके दिखानी है कि ये यार अगर आपको वेबसाइट देखनी हो तो इसमें करें, नहीं राब्ता आपने मेरे व्हाट्सएप पे करना है। तो इस तरह की वेबसाइट को तो हम मेरिट के लिए चेक नहीं करेंगे, मेरिट के लिए जब चेक करेंगे तो किसी अच्छी वेबसाइट को करेंगे। लो जी, ये वाला टेस्ट भी हमारा खत्म हुआ। काइंडली मोबाइल्स को वाइब्रेशन पे कर लें और आए तो बैठ चले जाएं। ठीक है, फाइन। भाई ये क्यों आ रहा है यहाँ पे, मेरा ख्याल है कि ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आप भी कंपैरिजन कर सकते हैं, आप डेवलपर नहीं है, मैं भी डेवलपर नहीं हूं भाई। बस फर्क सिर्फ ये है कि मैंने सबको देखा हुआ आते जाते हुए, सारी चीज़ों को देखा हुआ है, किस वक्त में ऑफिस का जोर था, फिर कब ग्राफिक्स का जोर आया, फिर कब नेटवर्किंग का जोर आया, फिर मैंने नेटवर्किंग की सर्टिफिकेशन कर ली। ठीक है, फिर नेटवर्किंग के बाद डेवलपमेंट का जोर आया तो मैंने कहा भाई चलो PHP भी पढ़ा लो, CCN ने भी पढ़ा लो, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन भी की हुई है, जबकि वो मेरे किसी काम की नहीं है, मेरे रोल में कहीं नहीं है वो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट की नेटवर्किंग की MCSA। ठीक है, वर्ड एक्सेल नहीं बल्कि नेटवर्किंग की सर्टिफिकेशन की हुई है। तो जब हम ये चीजें से गुजर चुके हैं तो ये एनालिसिस कर सकते हैं ना। अगर मेरा भी कोई एक रूट होता, सीधा सीधा डिजिटल मार्केटिंग वाला रूट होता या वर्डप्रेस वाला ही रूट होता या सिर्फ कोडिंग वाला रूट होता, तो मैं बात नहीं कर सकता इतनी सारी चीज़ों के ऊपर। इसीलिए बात कर सकता हूँ कि मैंने ये सब कुछ मुख्तलिफ वक्त में की हुई है। वो उस वक्त जो हमारे पास ग्राफिक्स के बाद था वो एनिमेशन थी, तो उस वक्त जो एनिमेशन में यूज़ करते होते थे वो 3D स्टूडियो यूज़ करते थे और माया यूज़ करते होते थे। उसका भी बड़ा एक टाइम आया, उसको भी पढ़ा लिया भाई। ये 2012 से पहले मैं ट्रेनर होता था, तकरीबन 2000 से लेकर 2013 तक
सो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसमें हाथ ना डाला हो, हर चीज़ को पढ़ाया हुआ है। सो फिर 2013 में सब कुछ डेड हो गया। हाँ, मैं कहा ये सब कुछ ऐसे ही हो गया कि बस कैजुअल हो गया, कॉलेजेस बहुत सारे खुल गए, तो सभी लोग ये चीज़ें कराना शुरू हो गए, स्कूलों में और कॉलेजेस लेवल पर भी ये चीज़ें कराने शुरू हो गए, तो एक ट्रेंड कम हुआ इन चीज़ों का, उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद मैं 2013 में डिजिटल मार्केटिंग में स्विच हुआ था। 2012 और 2013 में मैं, और उस वक्त एसईओ की बात थी, ज़्यादा एड्स की बात नहीं थी। उस वक्त सिर्फ लोग एसईओ करते थे, वो भी समझाना पड़ता था। अब तो सब लोगों को पता है। अब लोग एसईओ नहीं करते हैं, कहते हैं भाई फेसबुक पे ऐड लगा दो। सबको यही ख्वाहिश होती है कि भाई फेसबुक का पेज बना हुआ है तो यहाँ पर ऐड लगेगा तो पता नहीं कितनी लीड्स आ जाएंगी हमें शायद एक ही दिन में, और 10 दिन ऐड चलाने से भी हमारा बिजनेस इफेक्टिव हो जाएगा। एनीवेज, तो ये हमने एक कंपैरिजन कर लिया। अब हम जरा आगे चलते हैं। अब हम बात कहाँ से शुरू करने वाले हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, और एक और उसका ड्रॉबैक क्या है भाई, उसके अंदर जो हम लोग काम कर रहे हैं वो सब प्लगइन्स की शक्ल में करते हैं। शॉपिफाई में ऐप कहलाता है, शॉपिफाई में ऐप कहलाता है, वर्डप्रेस में प्लगइन कहलाता है। अच्छा, अब जिस बंदे ने एसईओ करनी है वर्डप्रेस की वेबसाइट की और वो कोडिंग बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन कुछ चीजों के लिए हमें भी उन प्लगइन्स पर जाना पड़ता है, लेकिन जो बिल्कुल ही कोडिंग नहीं जानता उसे प्लगइन खरीदना भी पड़ेगा। अब मैं एज ए एसईओ एक्सपर्ट हूं और मैं किसी को नॉर्मल 50,000 पर मंथ एसईओ करवा भी रहा हूं, ऑफर भी दे रहा हूं। अब मेरे सामने वर्डप्रेस की वेबसाइट आ गई और मुझे उसकी एसईओ करनी है, तो मुझे उसके लिए प्लगइन की भी जरूरत है। तो अगर मैं उसे ये कहूंगा कि भाई ये 13,000 का या 20,000 का मुझे प्लगइन भी खरीदना है 1 साल के लिए, तो कहेगा भाई एसईओ कर रहे हो, कोई एड्स तो नहीं रन कर रहे हमारे, तो ये काम तो फ्री होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि सीएमएस में हमें प्लगइन्स या एप्स खरीदने भी पड़ेंगे। तो जो वर्डप्रेस वाला बंदा होगा वो कहेगा भाई क्यों खरीदने, ना खरीदो, उसके बगैर भी तो चलेगा ना, हाँ है ना, उसके बगैर भी चलेगा। उसको हम बोलते हैं क्रैक प्लगइन्स, लेकिन वर्डप्रेस में उसे बोलते हैं नल प्लगइन्स, नल। अब ये जो नल प्लगइन्स होते हैं ना, एक तो वर्डप्रेस ऑलरेडी बहुत सस्पिशियस है, तो ये जो नल प्लगइन्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा कंप्रोमाइज्ड होते हैं और नल हुए होते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, प्लगइन तो अपडेट होता है, 10 दिनों के बाद होना है, महीने के बाद होना है, 4 महीने के बाद होना है। तो जिस दिन वो अपडेट हो गया और उसकी अपडेट आ गई तो नल प्लगइन तो गया, नल प्लगइन का फायदा कुछ नहीं। और नल प्लगइन कंप्रोमाइज्ड होते हैं, आपकी प्राइवेसी हर्ट होती है, और नल प्लगइन्स आपकी वेबसाइट की एफिशिएंसी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेक्ट करते हैं कि कब आपकी वेबसाइट डाउन होगी आप नहीं जानते। वेबसाइट डाउन होगी तो फिर देखेंगे क्या हुआ भाई, क्लाइंट का फोन आएगा, भाई वेबसाइट नहीं चल रही हमारी, सब कुछ ठीक है। देखा तो वो जो नल प्लगइन था ना वो डैमेज कर रहा था, नल प्लगइन को इनएक्टिव किया तो वेबसाइट चल पड़ी, फिर एक्टिव किया फिर चल पड़ी, कब तक चलेगी फिर नहीं पता। तो इसका मतलब है प्लगइन्स की भी बात आ गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि वर्डप्रेस के लिए प्लगइन भी लेना पड़ेगा, खरीदेंगे नहीं तो ट्रायल यूज करेंगे। ट्रायल में जो नॉर्मल यूजर्स होंगे उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करना है हमें, उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस लगी होंगी। तो नल लेंगे तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेंजरस हो जाएगा वर्ड आपकी वेबसाइट की हेल्थ के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक कॉस्ट और बढ़ गई। सो अब मैंने एक नई बात छेड़ी है। और नल वर्जन्स, क्रैक वर्जन्स, नल को हम क्रैक बोल रहे हैं ना, जैसे हमारी विंडो क्रैक होती है, मैं क्या हमारी विंडो क्रैक हुई है ना, तो वर्डप्रेस का जो क्रैक वर्जन है दैट इज कॉल्ड नल, उसको नल वर्जन बोलते हैं कि नल वर्जन है, इसको उसने क्रैक किया हुआ है। तो कहेगा भाई क्यों तुमने 20,000 रुपए का लेना है, मुझसे 1,000 रुपए का ले लो। सो दैट इज सो मच कॉम्प्रोमाइज। जो ऐसे ही है जैसे कि बाहर के सड़क पे खड़े लोगों को आपने अपने घर के अंदर घुसा लिया, ठीक है, और आप भी अपने काम कर रहे हैं और वो आपको मॉनिटर भी करने लगे हुए हैं कि आप क्या करने लगे हुए। और नल वर्जन की कोई रिलायबिलिटी नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है कि आपकी वेबसाइट 24/7 एक्टिव रहेगी कि नहीं रहेगी, किसी भी टाइम डाउन हो जाएगी। नल को इनेबल डिसेबल करने से फिर ऑन हो जाएगी, फिर कब डिसेबल होगी कोई पता नहीं है। सो जब आप किसी को कहोगे कि भाई मैं आपको नल ले देता हूं, तो वेबसाइट आपकी कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो वो तो कहेगा भाई शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, मैंने काम ही नहीं करवाना आपसे। लेकिन अगर आप किसी को कहेंगे कि जरूरत ही नहीं है जी, हम आपको नल ले देते हैं, हम आपको क्रैक वर्जन देंगे, ठीक है, तो उसका कुछ भी नहीं होगा, आपका नुकसान ही कोई नहीं है, वो भी उसी तरह ही काम करता है जैसे वो करता है। देखिए ना, अब अपडेट आ गई अगर वर्जन की, किसी भी ऐप की प्लगइन की अपडेट आ गई, ऐप कहते हैं उसमें शॉपिफाई में, शॉपिफाई में ऐप इंस्टॉल होता है, कहलाता है तो प्लगइन ही है, तो ऐप ही, दोनों में जो मर्जी के नाम ले लो, लेकिन उसने इसका नाम ऐप रखा हुआ है, शॉपिफाई ने इसका नाम ऐप रखा हुआ है। तो अब आपने उसको जब इंस्टॉल करना है तो पैसे देके इंस्टॉल करना है, फ्री में इंस्टॉल नहीं होगा। शॉपिफाई के तो बिल्कुल फ्री में इंस्टॉल नहीं होंगे,
तो ये हो तो जाएंगे, लेकिन बहुत लिमिटेशंस होगी, बहुत बेसिक लेवल का आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। परचेज करना होगा तो गड़बड़ हो गई। अब ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये वो पुरानी क्लास में लिखा हुआ है, इसलिए ये आपके लिए भी इफेक्टिव उतना ही है। हाँ जी, वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन्स। जब आप अभी सेशन में प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, सो आपने मुझे बताना है कि वर्डप्रेस के कुछ 5, 6, 7 टॉप प्लगइन्स निकालने हैं जो एसईओ के लिए हो। बाकियों की हमें कोई जरूरत नहीं है, एसईओ के कौन से प्लगइन है, और आपने खुद से एनालिसिस करके बताना है कि रेटिंग के मुताबिक इनमें से अच्छा प्लगइन कौन से वाला है और कितने का मिल रहा है। जैसे हमने कल होस्टिंग की रेट्स देखे थे ना, तो ये आपने अभी एक प्रैक्टिस करनी है जब हम प्रैक्टिस में जाएंगे तो। ठीक है, आ जाएं जी वापस। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि ये अब हमने सारी ग्राउंड बना लिया कि क्या क्या चीज़ें मैंने की हैं। सो ये मैंने आपको इतनी लंबी कहानी इसलिए सुनाई है कि थोड़ी सी कहानी आप लोग भी सुना सकें, आप भी किसी को कन्विंस कर सकें। आपको लगता नहीं है कि आप इस तरह बातें करेंगे तो जो ट्रस्ट लेवल बाई करने वाला फेज होता है वो तो हो गया कि नहीं हुआ? ट्रस्ट लेवल बाई करने वाला फेज तो आपने कंप्लीट कर लिया कि वो आप पे ट्रस्ट करेगा कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। हालांकि आप वेब डेवलपर भी नहीं है, मैं कहा आप वेब डेवलपर भी नहीं है, आप तो एसईओ एक्सपर्ट है, लेकिन उसने आपके ऊपर एज ए एसईओ एक्सपर्ट एक ट्रस्ट करना है जिससे उसे पता लगे कि आप एक्सपर्ट हैं कि नहीं है। वो खुद तो एक्सपर्ट भी नहीं है, उसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन इस तरह बोलने से, इस तरह बात करने से उसे लगेगा कि भाई वेब डेवलपर गलत बोल रहा है। ठीक है, वेब डेवलपर के पास इनके अगेंस्ट कोई ऐसी ट्रुथ वाली बात नहीं है जो मुझे वो बता सके कोई वेब डेवलपर। ठीक है, क्योंकि मेरी बहुत सारे डेवलपर से ये बात होती है, क्योंकि जब मैं अपने क्लाइंट्स को ये बात करता हूँ तो फिर इकट्ठे बात होती है, उसमें डेवलपर भी होते हैं और मैं भी होता हूँ और क्लाइंट भी होता है, तो फिर हम उसको बताते हैं। तो एंड रिजल्ट यही निकलता है कि जो कोडिंग को जस्टिफाई करता है उसके पास कोडिंग वाले एक्सपर्ट है, और जो वर्डप्रेस को यानी सीएमएस को जस्टिफाई करता है उसके पास सिर्फ सीएमएस वाले एक्सपर्ट टीम होती है सारी, और सीएमएस की टीम सस्ती मिलती है। कोडिंग वाली टीम तो भाई 5-6 बंदों के इक्वल 1 बंदा चार्ज करता है, और उसकी कोई भी वेबसाइट लाख से कम में नहीं बनती। सादी सी वेबसाइट भी कोडिंग की जो है ना वो लाख से कम में नहीं बनती। बट ये कन्विंस करना हमारा काम है। लाजमी बात है कि जो प्लम्बर है उसे तो नहीं मैं कह सकता कोडिंग वाली वेबसाइट बनाओ, ठीक है ना, उसकी वेबसाइट तो वो तो कह रहा होगा ना भाई किसी तरह बन जाए बस, और कोई 2-4 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक भी कर जाए, उसकी रिक्वायरमेंट तो ये है। लेकिन जो अच्छी कंपनी होगी, जो अच्छी ब्रांड होगी, वो तो ये कहेगी ना कि ट्रस्ट लेवल बहुत अच्छा है और मुझे बार बार वेबसाइट ना बनानी पड़े, मुझे वेबसाइट अपग्रेड करनी पड़े। तो इसलिए इसका मतलब है कि हम उसको ये रिकमेंड करने वाले हैं। अब आ जाते हैं जी वापस स्क्रीन पर। यहां आकर मैंने ना एक सर्च टर्म लिख दिया, आपको पता है मैंने क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना सबको एंड तक। यहां से हम शुरू करने लगे। आप जरा बात, एक विजिटर की तरह हमने एक सर्च टर्म लिखी, ये कल भी लिख रहे थे, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। जैसे मैंने लिख के एंटर किया तो नीचे रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। ठीक हो गया, तो पता लग गया भाई ये वेबसाइट रैंक हुई है, तो हमने इस पर क्लिक किया तो क्या हुआ, वेबसाइट खुल गई। अब अगर आप इस वेबसाइट को देखें ताकि आपको पता लगे ना हम करने क्या वाले, मैं थोड़ा सा जूम पहले छोटा करता हूं ताकि वेबसाइट नजर आए आपको। सिर्फ स्लाइडर नजर आ रहा है, हेडिंग नजर आ रही है, पैराग्राफ्स नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स, कुछ बुलेट्स में नजर आ रहा है, इमेजेस नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है ना, नंबर ऑफ इमेजेस नजर आ रहे हैं, और आखिर में मैप नजर आ रहा है, और इसके ऊपर कुछ हाइपरलिंक्स भी नजर आ रहे होंगे। तो ये 4-5 चीजें हैं जो हमें समझनी है बस, जिनको मैंने दिखाया आपको कि इमेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, पैराग्राफ्स को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, हेडिंग को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, हाइपरलिंक्स को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। और इसके साथ साथ जब मैं माउस यहां पे रख रहा हूं टाइटल पे, इस पे टैब पे, जब मैं माउस टैब में रख रहा हूं तो यहां लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान। तो ये एक टाइटल नजर आ रहा है हमें, ये क्या है, ये क्या चीज है, ये कैसे ऑप्टिमाइज होगा। और इसके साथ हमें एक तस्वीर नजर आ रही है आइकॉन की शक्ल में, इसे क्या बोलते हैं, इसे फेविकॉन बोलते हैं। सो मैंने अभी वहां पर जो सर्च टर्म लिखी थी, वहां पर मैंने सर्च टर्म क्या लिखी थी, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। जो रिजल्ट्स आए थे उसमें, इधर से पीछे जाना पड़ेगा है ना जी, जो रिजल्ट्स नजर आए थे ये देखें जरा, इस पे क्या लिखा हुआ है, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। टैब पे ये लिखा हुआ है ना, सिर्फ टैब की बात हो रही है इस वक्त। और इसके जो मुझे सबसे टॉप पे रिजल्ट्स आए हैं वो क्या आए हैं, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट।
यानी इतना तो आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया कि ये रिजल्ट्स कहाँ से निकले हैं, टैब वाले हिस्से से निकले हैं। यानी टैब वाले हिस्से पर जो लिखा हुआ आ रहा है इस आपको पता है वो क्या है, कोई भी किसी भी का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी पहला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं टाइटल बार, है ना। तो ये वेबसाइट के पेज का टाइटल है ना, टाइटल वाला हिस्सा है जो पेज का हिस्सा नहीं है, यानी ये पेज के ऊपर नहीं डिस्प्ले हुआ। पेज तो बॉडी है ना आपकी, व्हाइट कलर जो नीचे आ रहा है जहां पर कंटेंट है उसका सारा, ये वो वाला हिस्सा नहीं है। ये पेज से भी पहले वाला हिस्सा है जो पेज से हमें पहले नजर आने लगा हुआ है। इसके और ये क्या चीज है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। और अगर मैं आप इस वेबसाइट को खोल दूं, पहले तो आपने इस वर्ड को पकड़ना है, पढ़ना है बार बार के कहां है। यहां पर है, फाइन। फिर कहां आया, यहां पर आया, 2 जगह हो गई। फिर कहां आया, ये पैराग्राफ के अंदर भी आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज दिस कीवर्ड। ये इसका प्राइमरी कीवर्ड है। और अब हम ये भी समझ लेते हैं कि किसी भी वेबसाइट को SCRP पे दिखाने के लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट स्पेस कौन सी थी। अभी बॉडी में से तो कुछ निकला ही नहीं अभी के लिए, अभी वो सब कुछ टाइटल कहां से निकला, ऊपर वाले हिस्से से, टैब में से निकला, यानी टाइटल के टैग में से निकला। तो इट इज द वर्थ ऑफ टाइटल टैग। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि ये HTML का हिस्सा है, इसलिए नहीं पढ़ रहे कि ये वेब एडिटिंग का हिस्सा है, इसलिए नहीं पढ़ रहे कि ये वेब डिजाइनिंग का हिस्सा है, इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस जगह पर हमें क्या ऐड करना है, अपना प्राइमरी कीवर्ड। तो प्राइमरी कीवर्ड को अकोमोडेट करने के लिए इसको हम देख रहे हैं। तो सबसे पहली जगह तो यही है, इसी की बेस पर तो रैंक हो गई हमारी वेबसाइट, सिर्फ इसकी बेस पर नहीं, इसकी बेस पर और दूसरी चीजों पर भी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट प्राइमरी फैक्टर यह है, फॉर इंस्टेंस थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि यहां पर लिखा होता है वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, कंपनी का नाम, तो क्या ख्याल है, जाया हुआ कि नहीं हुआ टाइटल। जब हमारे पास वेबसाइट्स आती हैं तो ऐसे ही होती हैं। इसी तरह जो नीचे दिखा रहा हूं ये वाला हिस्सा, यहां पर भी कहीं कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ था हमने मिटा दिया। यहां पर भी लिखा हो सकता है वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, इस जगह पर। हाँ, किसी को अगर अपनी कंपनी ब्रांड शो करनी है तो यहां पे लिख लें वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग। ऊपर हमने क्या यूज किया, फिर से हमने कीवर्ड यूज किया। अब आए वापस पीछे, ये भी आपको दिखा रहा हूं यहां पर क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं और SEO में उनकी क्या वर्थ है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा हमें नजर आने लगा हुआ है वो क्या है जी, ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन। अब इसे यूं कह लें कि मेटा डिस्क्रिप्शन स्लैश डिस्क्रिप्शन, दोनों चीजें कर लें। ये एक टाइम होता था जब ये डिस्क्रिप्शन होती थी, सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन होती थी, यानी ये वाला जो मटेरियल है ये अंडरस्टूड कहां से निकलना है, मेटा डिस्क्रिप्शन में से। 2024 के एंड पर गूगल की अपडेट आई थी जिसमें उसने ये कहा कि भाई अब मैं ये चाहता हूं कि आपकी वेबसाइट विजिटर्स के लिए हेल्पफुल कंटेंट हो। हेल्पफुल कंटेंट की अपडेट का मतलब क्या था कि जो भी अपनी कोई प्रॉब्लम लाता है सर्च क्यूरी में लिखता है तो उसको उसकी प्रॉब्लम का जवाब मिलना चाहिए। तो उसने कहा अब मैं मेटा डिस्क्रिप्शन में से, सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन में से डिस्क्रिप्शन नहीं निकालूंगा, बल्कि मैं यूजर की क्यूरी को देखूंगा और यूजर की क्यूरी आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर से कहां जाकर उसकी इंटेंट को मैच करती है, वहां पर जो भी लिखा होगा मैं वो यहां से दिखा दूंगा। अब यूजर की क्यूरी मेटा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उधर से जवाब आएगा। यूजर की क्यूरी पेज के बॉडी में मौजूद है, उधर से जवाब आएगा। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है जैसे टीचर कोई एक चैप्टर कंप्लीट करे और एक्सरसाइज क्वेश्चन ना दे आपको, बल्कि आपको सवाल खुद ही बना कर दे और फिर उसे कहे कि भाई ये चैप्टर 1 के अंदर ही मौजूद है, इसके आंसर्स निकाल लो। किसी का जवाब पहले सफ़े पर होगा, किसी का 7वें पर होगा, किसी का 13वें पर होगा, एक जगह से आंसर्स तो नहीं निकलेंगे। तो 2024 की जब ये अपडेट आई, मेटा डिस्क्रिप्शन को उसने खत्म ही नहीं किया। ऐसा नहीं है कि खत्म कर दिया, आज की तारीख में भी मेटा डिस्क्रिप्शन SEO में वर्थ है, उसकी भी वर्थ है, लेकिन सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन सब कुछ नहीं है। अब उसने कहा कि मैं यूजर की इंटेंट को करूंगा, मैं देखूंगा कि यूजर क्या चाहता है, क्योंकि इतने सारे लोग बैठे हैं, दुनिया बढ़ गई है ना, अब छोटी तो नहीं रही। पहले तो ऐसी कम वेबसाइट्स थी तो छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स बनाकर वेबसाइट को रैंक कर रहे थे। भाई अब तो लोग इतने आ गए हैं, इसका मतलब कंपटीशन भी उतना ही आ गया है। तो अब गूगल कैसे वो स्टैंडर्ड बनाए
जो कि 10 स्टैंडर्ड दे और उन्हीं 10 स्टैंडर्ड पर वेबसाइट रैंक करनी शुरू कर दे, वो नहीं कर पाएगा। सो गूगल ने कहा अब हम हेल्पफुल कंटेंट को तलाश करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपका कंटेंट भी मैटर करना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ और तरीके से ढूंढ रहे हैं, आप कुछ और तरीके से ढूंढ रहे हैं, आप कुछ और तरीके से ढूंढ रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग ही है कोर्स आपका। कोई एड्स के मतलब बात कर रहा है, कोई सोशल मीडिया के मतलब बात कर रहा है, कोई एसईओ के मतलब बात कर रहा है। यूजर की क्यूरी जिस चीज की होगी गूगल आपको उस डिस्क्रिप्शन को दिखा देगा यहां पर, और क्या करेगा साथ। फिर ये चुपके से एक अपडेट आई, वो वाली अपडेट तो बहुत अनाउंस्ड आई थी ना गूगल की। मैंने कहा था ना कुछ अपडेट्स ऐसी आती हैं पता भी नहीं लगता। जैसे अभी आप इस क्लास से निकले तो ये वाली एलसीडी उठा के वहां पे रख दिया और वो वाली एलसीडी उठा कर इधर रख दिया। रंग भी एक जैसा ही है, गंदी भी एक जितनी हुई है, सब कुछ एक जैसा ही है भाई। आप तो नहीं गैस कर सकते कि कौन सी एलसीडी चेंज हुई है। इस तरह की छोटी छोटी अपडेट्स बताए बगैर आती हैं। एक और अपडेट आई, फिर वो क्या अपडेट आई? वो अपडेट ये आई कि भाई अब हो क्या रहा है, अब हो तो ये रहा है कि यूजर की इंटेंट के ऊपर वो यहां पर दिखा रहा है, दिखाना शुरू कर दिया उसने। अब जिस यूजर की इंटेंट पेज की बॉडी में से पूरी हुई वो तो समझेगा जबरदस्त भाई यही तो मैं चाह रहा था। अब जब उसने यहां पे क्लिक किया, पहले ये नहीं था आ रहा, ये जो रीड मोर का बटन है ये उस वक्त नहीं था, ये अब लॉन्च हुआ है। तो जब उसे लगा कि ये ठीक है यही तो मैं चाह रहा हूं, तो उसने यहां पे क्लिक किया तो ये जो टेक्स्ट था ना, ये समझ लें कि कोई 200वीं लाइन में से निकला हुआ है, स्टार्ट से नहीं निकला हुआ। लेकिन जब उसने यहां पर क्लिक किया तो वो कहां गया? स्टार्ट पे गया। तो उसने कहा भाई वहां पर तो कुछ और दिख रहा था, यहां पर कुछ और आ रहा है, उस जगह पे तो गया ही नहीं। फिर उसने स्क्रॉल करके ढूंढना शुरू कर दिया वो कहां पर है जो मैंने देखा था। जब गूगल को यह पता लगा कि भाई इस तरह करने से ये भी एक इशू आया, फिर गूगल ने यह कहा कि अब मैं ये कर देता हूं कि जो डिस्क्रिप्शन निकाल के दिखाऊंगा उसके साथ एक रीड मोर का बटन भी दिखा दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? किसी ने होम पेज पर जाना होगा तो यहां क्लिक करेगा और किसी ने इसी में जाना होगा तो यहां क्लिक करेगा। देखें जरा इसके अलावा भी कोई है कि नहीं है? जी आप ले लें। आमना, अलीबा, अरूज, आयशा, एहसानुर रहीम, ईमान, फातिमा, लाइबा इजाज, लाइबा मुश्ताक, लाइबा शिमरेज, महानूर, महानूर आशिफ अली और अशफाक दोनों प्रेजेंट। ठीक है। अहद, अच्छा, दाऊद प्रेजेंट। ये बेटा ये आपकी सिग्नेचर है? कौन है? ये आपकी सिग्नेचर? जी जी। एहसान अली प्रेजेंट। कामरान प्रेजेंट। सुभान प्रेजेंट। मुजाहिद प्रेजेंट। कौन है मुजाहिद? हाँ मुजम्मिल मुजाहिद। रबिया खोकर, सबा, समरीन, शिफा, शिजा, तहमीना, जुहेब खान, अटेंडेंस होगी है? होगी सबकी? जी सर। तो बॉयज ड्रॉप हो रहे हैं रेगुलरली कि गर्ल्स ड्रॉप ज्यादा हो रही हैं, मतलब जो छुट्टी कर लेते हैं? बॉयज। हाँ मुझे भी ऐसे ही फील। अभी देखिएगा एक स्टूडेंट आया ना मोहम्मद जुनैद, हाँ और वो उन्होंने कल भी ऐसे किया कि अटेंडेंस जब मैं कॉल करके लेके चली उसके बाद आया फिर मेरे से बहस कर रहे थे। मैं पहले ही था। तो आप इनको बता क्यों नहीं रहे कि अटेंडेंस आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और नेपटेक वालों ने खामोशी से चुपके से निकाल देना। जैसे ये चुपके से अपडेट आई है ना, इसी तरह उन्होंने भी चुपके से कहना है आप हमारे शामिल नहीं है, वो पीछे वालों को ले आते हैं आगे। उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम रेगुलर होंगे। ये मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ नेपटेक कैसे करता है। उसने आपको 10, 15, 20 दिनों के बाद बताना है कि क्योंकि आप रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो इसलिए उन्होंने आपकी अटेंडेंस वहाँ पे जा रही है ना, तो उन्होंने कहना जो लोग रेगुलर हैं फाइन, जो लोग रेगुलर नहीं है इनकी जगह पर जो वेटिंग में बैठे हुए हैं ना उनको यहाँ पर ले आओ। तो आप लोग अब देखें ना, आप शरीफ बंदे, आपको मैं कह रहा हूँ आप तो आए हुए हैं यार, जो नहीं आए हुए ये मैसेज उनके लिए एक्चुअली, तो उनको ये मैसेज पहुँचना चाहिए, नहीं तो उनका नुकसान हो जाएगा, इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और फिर भी अगर आप ऐसे रेगुलर भी नहीं आएंगे तो इसका तो मतलब ये होगा मेरे में दमखम भी कुछ कम नहीं है। इंटरेस्टिंग काम बातें नहीं हो रही, बहुत ही गैर मियारी गुफ्तगू कर रहे हैं हम यहाँ पे।
तो आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए ना यार, और तो कुछ नहीं, टाइम पर आए, अटेंडेंस होनी चाहिए, वो बाकी की चीज़ें तो फिर बात की बातें हैं ना, रेगुलर होना तो बहुत ज़रूरी है आपका। एनीवेज, जो बात कर रहे थे हम लोग रीड मोर की, तो अब हम जरा इस पे क्लिक करते हैं, रीड मोर पे। बहुत ही डीप बात है जो आपको मैंने बताई है, इंटरनल बात है, ये आपको किसी बुक में पढ़ने को नहीं मिलेगी, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तो आपको बताया कि अब ऐसे हुआ, और ये शुरू में ऐसे नहीं हुआ था। 2024 में जब उन्होंने अपग्रेड किया था इसको तो ऐसे नहीं हुआ था, उस वक्त रीड मोर का बटन नहीं आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, एक सादा सा गैस और भी है कि जिसके डिस्क्रिप्शन में रीड मोर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका कंटेंट ज्यादा हेल्पफुल है। क्या ख्याल है कि ये बात कही जा सकती है ना, क्योंकि जिसके रीड मोड नहीं लगा हुआ इसका मतलब है वो स्टैंडर्ड ही दिखा रहा है हर दफा, लेकिन जिसमें रीड मोड लगा हुआ है इसका मतलब है वो पूरी वेबसाइट में यूजर को उसकी इंटेंट पे घुमा देता है, जो जिसको जहां से इंटेंट पूरी हो रही है उसको वहां पर लेकर जा रहा है, शायद पेज के एंड पे लेकर जा रहा है, शायद पेज के दरमियान में लेकर आ रहा है, शायद पेज के टॉप पे लेकर आ रहा है। सो इट इज डिस्क्रिप्शन एंड इट इज मेटा डिस्क्रिप्शन। अब ये वो तीन चीज, और इसके अलावा ऊपर फेविकॉन इमेज भी नजर आ रहा था ना, मैं जो मैंने अभी सर्च की थी, बैक करें, ये वाला इमेज, दिस इमेज इज कॉल्ड फेविकॉन इमेज, इसको हम फेविकॉन इमेज बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये भी हमने सब कुछ करना है, अभी मैंने टैग में नहीं लेकर गया, अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये एसईओ का कॉन्टेक्स्ट बताया है इसका। आपको ये इसलिए बताया कि आपको पता लगे कि हम क्यों कर रहे हैं एसईओ और कोडिंग को इतना अंडरस्टैंड करने का मकसद क्या है। अब हम चलते हैं HTML में। अब मैं ये सपोज कर रहा हूं कि सबको HTML का नहीं पता, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता। सो थोड़ी सी भी ऊपर लेवल पर गुफ्तगू की तो बिल्कुल उन्हें समझ में नहीं आएगा HTML का, ठीक है, इसलिए हमने बहुत ही लो लेवल से इसको स्टार्ट करना है। अच्छा, अब दो ऑप्शंस आ गए, फिर जैसे मैंने वो कंपैरिजन किया, एक और ऑप्शन आ गया कि एडिटर कैसा इस्तेमाल करें, विजुअल एडिटर इस्तेमाल करें कि ओनली कोडिंग वाला एडिटर इस्तेमाल करें। देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि विजुअल एडिटर इस्तेमाल करें तो इन शॉर्ट तो ये अच्छा लगता है, समझ आ जाएगा, इजी हो जाएगा, खुद ब खुद होता जाएगा, देखते जाएंगे, साथ साथ नजर आता जाएगा। तो इस पॉइंट से देखेंगे तो विजुअली अच्छा लगेगा। विजुअल कोड यूज करते हो, बहुत सारे एडिटर्स हैं जो आप लोग यूज करते हो, विजुअल एडिटर्स, प्रोग्रामिंग में तो खासतौर पर आप लोग विजुअल एडिटर ही यूज कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, अब एज ए एसईओ एक्सपर्ट मैं क्या रिकमेंड करता हूं, कोडिंग वाला एडिटर, ठीक है। ये जब आपकी क्लास एंड होगी ना, तो आखिर में आज क्लास की थोड़ा सा आपका पसीना छूटेगा, उनका खास तौर पर जिन्होंने कोडिंग में नहीं की होगी, ठीक है। टास्क एक दूंगा ना पढ़ाने के बाद, वो करवाना है मैंने, फिर पता लग जाएगा आपको, आप खुद ये फैसला कर लेंगे कि विजुअल एडिटर से बेहतर है कि हम कोडिंग वाला एडिटर इस्तेमाल करें। एनीवेज, अगर आप में से कुछ लोग विजुअल एडिटर के साथ कंफर्टेबल हों उसे भी यूज कर लें, लेकिन जितनी डेप्थ में उनकी बातें करूंगा तो वो आप कोडिंग में करेंगे तो आपको सही समझ में आएंगी। अगर आप विजुअल कर रहे होगे तो आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाओगे उस तरह जिस तरह मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, नोटपैड प्लस, फ्री है, इंटरनेट से डाउनलोड कर लें। मैं क्या, नोटपैड प्लस फ्री है और इंटरनेट से डाउनलोड कर लें। सो मेरा ख्याल है अभी के अभी हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम जरा थोड़ी सी साइंस पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है, फिर इसको डाउनलोड करेंगे। अब स्क्रीन सबको नजर आ रही है। डायरेक्ट फाइल नहीं बनानी, सबसे पहले हम लोगों ने सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करना है। सो ये मैंने नोटपैड खोला तो ये खुल गया, और मैंने जैसे वर्ड में पेज खोलता हूं उसी तरह मैंने इसका भी पेज खोल लिया, तो ये एक ब्लैंक पेज खुल गया। पैरेलल साथ साथ ना हम वेबसाइट को भी देखेंगे ताकि आपको पता लगे कि मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं। ये मैंने साथ वेबसाइट भी खोल ली। वेबसाइट के कोड में जाने का तरीका भी होता है, इंस्पेक्ट से भी जा सकते हैं और सोर्स से भी जा सकते हैं। इंस्पेक्ट में हमने कुछ चेंजेस नहीं करनी, मैंने सिर्फ आपको कोड दिखाना है, तो आप डायरेक्टली इजी तरीके से इसका सोर्स कोड देखें, राइट क्लिक और व्यू सोर्स या कंट्रोल यू, दोनों में से जो सा ऑप्शन मर्जी यूज कर लें। सो मैंने किया कंट्रोल यू, ठीक है जी, आ गया कोड के सामने। अब मैं वहां से जो उसका सिंटेक्स बताऊंगा उसको यहां से कंपेयर करता जाऊंगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारा HTML स्टार्ट हो रहा है यहां से, और स्टार्टिंग पे एक सिंबल लगा हुआ है लेस देन, जैसे आपको टेक्स्ट जी की जूम कर देता हूं, हाँ बड़ा हो गया, छोटा हो गया थोड़ा सा, ठीक है।
आगे कहीं 2 लोग नहीं बैठे हुए हैं, या आप तो आगे आ सकते हो, वैसे मैं क्या आप आगे आ सकते हो, यहाँ स्पेस है। इसी तरह आओ जो आखिर में फीमेल स्टूडेंट बैठी हुई हैं वो भी देखें कि ये अकोमोडेट हो सकती हैं करीब, तो थोड़ा सा करीब हो जाए। हाँ जी है, हाँ इधर है, बिल्कुल फ्रंट पर है। लो जी, तो ये लगा हुआ है जी लेस देन, और ये लगा हुआ है ग्रेटर देन। जैसे आप कोटेशन लिखते हैं तो डबल कोटेशन लगा के बीच में एक कोटेशन आ रही होती है। आप समझ लोगे आपने HTML के टैग को इस लेस देन के अंदर और ग्रेटर देन के अंदर इनकोड करना है। और आपकी ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ये मेरी HTML फाइल नहीं है, वेबसाइट है। और ये वेबसाइट का जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, HTML से स्टार्ट हो रहा है। सो मैं अब यहाँ पर आ जाता हूँ अपनी फाइल में, और मैं अभी इसको स्टार्ट कर लेता हूँ भाई यहीं से। फिर मैं बता रहा हूँ, मैं अभी सिंटेक्स बताना चाह रहा हूँ। मैं अभी कोई फाइल नहीं बनाऊंगा, सेव भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एक HTML फाइल का। ओके, HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि HTML से स्टार्ट होकर HTML पे एंड हो जाती है, और इसके अंदर स्क्रिप्ट्स यूज हुए हुए हैं, इसके अंदर PHP यूज हुई हुई है, सब कुछ इसके अंदर ही आना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं एंड भी करने वाला हूँ। यहाँ पर एंड करने का स्टैंडर्ड फार्मूला है नंबर 1, इसको आपने स्लैश नहीं पढ़ना, इसको आपने एंड पढ़ना है। मैं कह इसको आप एंड पढ़ें। किसी भी टैग को जब हमने एंड करना हुआ करेगा तो हम ये वाला निशान लगा देंगे स्लैश, बट वी रीड इट एज एंड। सो अगर मैंने ये लिख दिया तो अब हमें पता लग गया भाई ये बन गया ब्लॉक, ऐसे ही है, जिसके अंदर आपका सारे का सारा वेब पेज पड़ा हुआ है। इसी में PHP आनी है, इसी के अंदर CSS आएगा, इसी के अंदर जावास्क्रिप्ट भी आ जाएगा, जो कुछ भी है आप इसी के बीच में आना है। यहां आकर देखें ये एंड कहां पे हो रहा है, बहुत बड़ा जी। ये तो जी लाइन नंबर 1106 1106 लाइन पे जाकर ये एंड होने लगा हुआ है। एंड कैसे हो रहा है, वैसे ही एंड हुआ है जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये सब मैं आखिर में इसलिए लाया हूं। सो ये इतने किलोमीटर का जो फासला तय करके यहां पर आया है, इस फासले को देख के आपने डरना नहीं है, क्योंकि ये फासला हमारे लिए नहीं है, ये डेवलपर का फासला है। हमने इसमें से सिर्फ वो चीजें देखनी है जो SEO से कंसर्न्ड होंगी। तो सारी की सारी लाइनें हमारे काम की नहीं है, नहीं छेड़ेंगे ज्यादा उनको। अब वापस आ जाते हैं। फिर इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है हेड वाला हिस्सा। इसका मतलब क्या हुआ, हर हिस्से का स्टार्ट और एंड तो होगा ना, तो इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, स्टार्ट और एंड इसका भी आ गया। अब इस हिस्से को वेबसाइट पे भी होना चाहिए, तो अब इसको हम वेबसाइट पे भी देख लेते हैं। ये Ctrl+F मैंने फाइंड की कमांड का शॉर्टकट यूज किया है। ठीक है, आप भी कर सकते हैं, और यहां लिख लें हेड। तो ये हेड कहां से शुरू हो रहा है, लाइन नंबर 5 से हेड स्टार्ट हो रहा है। फिर मैंने कहा हाँ भाई ये खत्म कहां पे हो रहा है, 180th लाइन पर ये खत्म हो रहा है। हेड वाला पार्ट कौन सा होता है, अगर तो आप वेब डेवलपर हैं, अगर आप प्रोग्रामर हैं, तो हेड वाला पार्ट जो होता है वो डिक्लेरेशंस वाला पार्ट होता है, जहां पर वेरिएबल्स और डिक्लेरेशंस डिफाइन, चीजों को डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि जो वेबसाइट बना रहा होगा वो ये सारे काम कर रहा होगा। हमारे ये किस काम का है, जो कुछ पेज पे नजर नहीं आ रहा और हमने गूगल को मैसेज भेजना है, वो सब कुछ हम हेड में करने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, आगे जाकर जो स्क्रिप्ट्स हम अपनी वेबसाइट के साथ अटैच करेंगे किसी भी टूल की वजह से, कि भाई इसको लगा लो तो इफेक्टिव होगा, इसको लगा लो, तो वो सारी की सारी चीजें कहां पर आएंगी, हेड में आएंगी। सो इट इज द वर्थ ऑफ हेड फॉर अस। लेकिन अभी के लिए अगर हम यूं कहें, अभी के लिए जितना हमने SEO को अभी पढ़ लिया, टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल किए बगैर, तो मैं कहता हूं भाई हेड में हमारे काम की चीज है टाइटल, और हमारे काम की चीज है मेटा डिस्क्रिप्शन। अभी के लिए, अभी और भी बहुत कुछ आएगा, वो सारी SEO की टेक्निकल चीजें हैं, वो जब साथ साथ पढ़ेंगे फिर अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। सो अभी के लिए हमने कहा कि भाई हेड में क्या आएगा, टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। बल्कि मेटा डिस्क्रिप्शन को भी बेशक निकाल दो, तो हम कह रहे हैं सिर्फ टाइटल की बात होने वाली है। चलें जी, अब इसके बाद जो अगला हिस्सा है वो कौन सा, वो नजर आ ही गया साथ ही, बॉडी।
और ये बॉडी कहां पर एंड होगी जाकर? जी, बॉडी कहां पे एंड हुई जाकर? जहां पर हमारी वेबसाइट एंड हुई, ऐसे ही है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट का वो वाला हिस्सा जो हम विजिटर्स को दिखा रहे हैं वो किसके अंदर शामिल है? बॉडी के अंदर शामिल है। फाइन, तो लो जी, हमारी वेबसाइट में भी बॉडी आ गई। जो सबसे आखिर में बैठे हुए हैं बॉयज, इसे कैसे क्लोज करेंगे बॉडी को? एंड लगाकर बॉडी से। गुड, बिल्कुल ठीक है। ये मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया। अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया, फाइल भी नहीं बनाई, सेव भी नहीं किया। अभी सेव करने का तरीका भी देखते हैं। अभी मैंने फाइल को सेव भी नहीं किया, अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बता दिया कि एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ऊपर था टाइटल, फिर था मेटा डिस्क्रिप्शन, फिर था हेडिंग स्टाइल, फिर था पैराग्राफ के अंदर बोल्ड स्ट्रॉन्ग, फिर हाइपरलिंक्स, ये सब चीजें थी। ये चीजें मैंने अभी बोली हैं। और फिर इमेजेस थे। इन्हीं को हमें अंडरस्टैंड करना है कि हम इनकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे एक एक करके। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा। यानी HTML से स्टार्ट हुआ, HTML पे एंड हुआ। पहला हिस्सा हेड का, जो कुछ भी डिक्लेरेशन है सब हेड में आ जाएंगी। हेड क्लोज भी होगा। फिर जब हेड क्लोज होगा तो बॉडी स्टार्ट होगी। और जो भी आप लोगों को दिखा रहे हो अपनी वेबसाइट पर वो सब कुछ बॉडी है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। आई होप के समझ में आ गया सब कुछ स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं। अच्छा कंप्यूटर यूजर होना बहुत जरूरी है। मतलब क्या हुआ कि कीबोर्ड से वाकफियत होनी जरूरी है। अगर आप कीबोर्ड के साथ बिल्कुल अननोन है और आपको नहीं पता कि वो क्वेश्चन मार्क कहां पर है, तो वो हाइफन किधर होता है, तो एंटर किधर रख के किधर करें तो क्या एंटर हो जाता है। ये सारी बेसिक बातें हैं। मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं है, ये वेब डेवलपमेंट भी नहीं है, ये SEO भी नहीं है। सो जो लोग थोड़े से इन चीज़ों में वीक हैं वो घर जाके ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कहूँ ये घर जाके प्रैक्टिस करें, कीबोर्ड्स पर सिंबल्स को आइडेंटिफाई कर लें, ताकि क्योंकि जब तक ये काम नहीं होंगे उस वक्त तक आप एक्सपर्ट नहीं फील करेंगे और आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं रहा होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोडिंग नहीं आ रही। नहीं जी, अब हम जरा ये देख लेते हैं। आमतौर पर ये तो मैंने सिंटेक्स लिखा। आमतौर पर मैं क्या करता हूँ, इसको जरा मैं थोड़ी देर के लिए कट कर देता हूँ। यहाँ से Ctrl+X कर दिया, मैं HTML में आया। पे एक चीज याद रखें कि हमने फ्यूचर में एज ए SEO एक्सपर्ट HTML फाइलें नहीं बनानी। हमारे पास जो प्रोजेक्ट आएगा वो बना हुआ प्रोजेक्ट होगा। उसकी सारी HTML फाइलें पहले से ही रेडी होंगी, हमें उन्हें मॉडिफाई करना है। लेकिन ये साइंस समझने के लिए हमें फाइल बनानी पड़ रही है कि हम कंफर्टेबल हो। हम ऐसे ना हो कि भाई हमें पता ही ना हो कि क्या हो रहा है और समझ में ना आए। हमें SEO करनी आती हो, सारी साइंस आपने सीख लिया मुझसे, बट उसको इंप्लीमेंट करना ना आता हो। इंप्लीमेंट करने के लिए आपको HTML यूजर होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग फाइल बनाना सीख रहे हैं। ये हमारी कोई रेगुलर असाइनमेंट नहीं है SEO के अंदर कि हम HTML फाइलें बनानी शुरू कर देंगे, ठीक है। पहला टास्क मुझे क्या करना है भाई? पहला टास्क मैं Notepad++ में आया हूं। Notepad++ किस किस के पास है इस वक्त? वैसे आपके कंप्यूटर में हो चुका होगा। ये बेचारे पुराने जो स्टूडेंट्स थे ना, उन्होंने बड़ी मेहनत करके इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, तो हो गया हुआ है। मेरा ख्याल है हर कंप्यूटर पे होगा। जिनके पास लैपटॉप्स हैं और उन्होंने अभी यूज नहीं किया उनके पास नहीं होगा। ऐसे कितने लैपटॉप्स हैं जिनके पास नहीं है? कोई लैपटॉप यूज कर रहे हैं आप में से? आप कर रहे हो, आपके लैपटॉप में है? नहीं है, ओके। आप एक टेक्स्ट करें मुझे उस ग्रुप में जिसमें आप हैं। और कोई लैपटॉप यूज कर रहा है जिसके पास नोटपैड नहीं है? आप हैं, आप भी एक टेक्स्ट करें। मैं क्या करूंगा, क्योंकि यहां पर मेरा ख्याल है कि वो डाउनलोडिंग की ना रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो वो किसी का भी इंटरनेट जो आप यूज कर रहे हो ना कॉलेज का, किसी का भी नेट से डाउनलोड नहीं था हो रहा, तो मैंने उनको भी ग्रुप में शेयर कर दिया था। तो आप लोगों को भी शेयर कर देता हूं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये जो सवालिया निशान है ना, ये ऐसे मैं आपको प्रोफेशनल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। बताऊंगी यहीं पे रुक जाऊं?
अच्छा, टेक्स्ट आ गया। ये लीजिए मैंने शेयर कर दिया, जिनके पास नहीं होगा वो इसे डाउनलोड क्लिक करके इंस्टॉल कर ले। ये बंदा है कोई? अच्छा है, मैं तो ग्रुप ही समझ रहा था यार। अच्छा ग्रुप में कौन है? अस्सलाम वालेकुम करो ना, ग्रुप में करो। अच्छा ग्रुप में बार बार ना करो, एक सलाम काफी है। ये ग्रुप है। हाँ जी, ये जो कैरेक्टर है ना क्वेश्चन मार्क, ये कहीं से भी प्रोफेशनल कैरेक्टर नहीं है। सो व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग एनीवेयर, रिमाइंडर या कोई और वर्ड यूज करें, मतलब जिसको आप, कोई बंदा आपको जवाब ना दे रहा हो तो सवालिया निशान ना उसे भेजें भाई, उसको रिमाइंडर का वर्ड लिख के ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया करें, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को, जैसे मैंने कहा था ना, स्पेस बार फाइल का नाम रखते हुए इलीगल कैरेक्टर है, तो आप समझ लें कि क्वेश्चन मार्क किसी से बात करते हुए इंतहाई दर्जे का इलीगल कैरेक्टर है, ठीक है। इट इज लाइक ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन, कि बंदा किसी एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, भैया क्या हो गया, किधर हो तुम, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो प्रोफेशनल थॉट्स में ये कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं है। ओके, एक तो आ गया, और एक तो मैंने भेज भी दिया शायद, कि नहीं भेजा अभी, अब चला गया। और जो बॉयज वाला ग्रुप है वो किधर है, जल्दी से बता दें। उसमें भी हुआ है ये इवनिंग, इतना तो लंबा, मुझे ग्रुप का नाम ही नहीं समझ में आ रहा भाई। अच्छा चलो ठीक है, मुझे और भी तो इतने आए हुए हैं। ये हमजा, चलो तो ये फ्री है। चलें जी, चला गया आप लोगों को। जिनके पास नहीं है वो क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लें। मेरा ख्याल है जिनके पास लैपटॉप है वो कंफर्टेबल होंगे इंस्टॉल करने में, इसमें कोई इतना उनको इशू नहीं होगा। तो इसको इंस्टॉल कर लें, और उसके बाद ये आपके पास भी ऐसे ही खुलने वाला है जैसे मेरे पास खुल गया। अगर कोई पेज आ जाएगा हेल्प वाला तो उसे क्लोज कर दें और न्यू पेज पर आ जाएं, जैसे मेरे पास भी एक ब्लैंक पेज खुला हुआ है। अब सबसे पहले मैं इसको HTML बना लूंगा। भाई ये जो नोटपैड प्लस प्लस का एडिटर है, ये कोई एक पर्पस के लिए नहीं बना हुआ, मल्टीपर्पज है। PHP भी बना लो, CSS भी बना लो, ठीक है, जो आपसे रिलेटेड है मैं उनकी नाम लेने लगा हूं, ठीक है। जावा स्क्रिप्टिंग वाली फाइल को भी सेव कर लो, JS बना लो। उसके अलावा और भी बहुत सारे काम है जो इसमें होंगे, जो कि आपसे रिलेटेड नहीं है, वो भी इसमें, वो वाली फाइलें भी इसमें बन जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं नोटपैड प्लस प्लस को HTML एडिटर बना लेता हूं। तो मैं इसे कैसे बनाने लगा हूं, काम शुरू करने से ही पहले मैं सेव एज में गया और अपनी एक फाइल को सेव किया। लो जी, इसका नाम मैं रख लेता हूं सेकंड। फाइल के नाम रखते हुए स्पेस बार इलीगल कैरेक्टर है फाइल नेमिंग में। तो अगर आपका फाइल नेम मल्टीपल वर्ड्स पर हो तो बीच में आप डैश इस्तेमाल करें, डोंट यूज स्पेस। बल्कि HTML आप पढ़ने लगे हुए हो तो HTML पढ़ने के दौरान कोडिंग में भी आपका जो स्पेस बार है वो इलीगल कैरेक्टर है, बट विद कॉन्टेक्स्ट। मिसाल के तौर पर जब आप दो ऑप्शन यूज कर रहे हो तो पहली ऑप्शन के बाद दूसरी ऑप्शन में तो स्पेस देंगे ना। लेकिन कोई भी बंदा लिखना शुरू करे तो लेस देन लगाए, फिर एक स्पेस लगाए और फिर काम शुरू करे, और फिर जब खत्म हो फिर एक स्पेस लगाए, फिर ग्रेटर देन लगाए, ये गलत है। लेकिन जब वो एक आर्गुमेंट दे उसके बाद दूसरा आर्गुमेंट लिखना हो फिर स्पेस जरूरी है। तो ये चीजों को आप लोग को देखना है, अदरवाइज ये एरर्स होंगे और ये एरर्स नजर भी नहीं आएंगे। सेकंड, ये मैंने आपको समझाने के लिए बीच में सेपरेटर यूज कर लिया। पूरी डिजिटल मार्केटिंग में ये फाइल नेमिंग कन्वेंशंस की साइंस यूज करनी है कि स्पेस बार इलीगल है फाइल नेमिंग में। फिर एसईओ के अंदर ये भी याद रखना है कि फाइलों के नाम रखते हुए आपने कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल नहीं करना है, स्मॉल लेटर्स में फाइलों के नाम रखने हैं। इवन कैपिटलाइजेशन भी यूज नहीं करनी कि भाई पहला पहला वर्ड कैपिटल कर ले। फाइलों के नाम रखते हुए गूगल ज्यादा पसंद करता है छोटी ABC में लिखे हुए URLs को कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए, और कैपिटल लेटर में लिखा हुआ URL बाइट्स भी ज्यादा कंज्यूम करेगा। छोटी ABC में लिखा हुआ URL कम बाइट्स कंज्यूम करता है, ठीक है। सो ये मैंने एक फाइल बनाई, नीचे क्या लिखा हुआ है, सेव एज टाइप। हमारा ये नॉर्मल टेक्स्ट तो है नहीं है, ये लिस्ट में हर तरह की टाइप मौजूद है। यहां से आपको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप को ढूंढना है तो आसान तरीका स्क्रॉल करने की बजाय ये है कि आप H प्रेस कर दो। भाई हाइपर का पहला वर्ड H ही होता है ना। सो एक दफा H प्रेस किया तो कहां गया भाई, H वाले नामों पे चला गया। फिर दोबारा H किया और तीसरी दफा करूंगा तो उसी पे आ जाएगा।
ये आप चॉइस, आपकी चॉइस है। ऊपर भी .html करना है वो भी कर सकते हो, लिस्ट में से ढूंढना है, स्क्रॉल करके ढूंढना है उस तरह भी ढूंढ सकते हो, और एक जिसको ढूंढ रहे हो उसका पहला कैरेक्टर प्रेस कर दो तो उन नामों पे सीधा ही मूव कर जाएगा, तो आपका टाइम बच जाएगा। एनीवेज फाइल बन गई जी। ये कहाँ बन रही है, खास तौर पर वो लोग जो कंप्यूटर यूजर्स नहीं है वो ये जरूर समझें, आप फाइल बना तो लेंगे, आपको बनाने के बाद शायद चलाने लगेंगे तो कहेंगे कहाँ गई फाइल, आपको पता ही नहीं लगेगा क्योंकि आपने उसको अपनी मर्जी की लोकेशन का पता ही नहीं लगा वो सेव कहाँ पे हो रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि कहाँ पे सेव हो रही है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है ना, यहाँ ये मुझे बता रहा है ना ये कहाँ सेव होने लगा हुआ है, पता लग गया कहाँ पे सेव हुआ हुआ है। मैंने इस पर क्लिक किया, ये मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे सेव किया। भाई आप भी अपनी अपनी सी ड्राइव पे फोल्डर बनाओ, डी ड्राइव पे फोल्डर बनाओ, डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाओ। डेस्कटॉप पे सेव करना कोई अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं होती है। अगर आपकी लैपटॉप में ड्राइव में 2 ड्राइव्स हों तो हमेशा अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव पर डाटा सेव करें, ठीक है, जिस पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि अगर कभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हुआ तो साथ में डाटा भी करप्ट होगा, सारा वो सब जाएगा, फिर तो आप सी फॉर्मेट ही करा देंगे ना, तो सारे का सारा आपका काम भी ज़ाया हो जाएगा। तो ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि इसको अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ड्राइव पे रखो, यानी सी पे विंडोज़ है तो डी पे रख लो, ई पे रख लो, एफ पे रख लो, और अगर अभी आपकी एक ही पार्टीशन है तो नेक्स्ट टाइम जब विंडो इंस्टॉल करें तो कम से कम 2 पार्टीशंस जरूर बनाएं, ठीक है। एनीवेज ये फाइल बन गई, इसको सेव कर देते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, फाइल खाली है। किया इसलिए है कि भाई नोटपैड को ये तो समझा दूं कि मैं इसे कैसे ट्रीट करने वाला हूं। अब नोटपैड को ये समझ में आ गया कि मैं इसे एज ए HTML एडिटर ट्रीट करने वाला हूं। अब मैं कंट्रोल भी वापस कर देता हूं। अब आप देख रहे हैं इसके रंग बदल गए, पहले ब्लैक कलर में सब कुछ लिखा हुआ आ रहा था क्योंकि वो नोटपैड प्लस था, अब ये बन गया नोटपैड प्लस एज HTML एडिटर, यानी अब ये HTML बन चुका हुआ है। जरा ये देखिएगा, यहां पर मैं कोई टैग लिखता हूं, लिस्ट आ गई, यानी अब वो सजेशंस देनी शुरू हो गया आपको कि भाई HTML के कौन कौन से टैग्स हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पहले फाइल सेव करें फिर काम शुरू करें। अभी हमने इसको यूज नहीं करना, अभी हमने सिर्फ एक टैग की बात की थी, है ना, कौन से जी, कौन से टैग की बात की, HTML नहीं की, कौन से टैग की बात की, हेड की बात की। मैंने क्या कहा था कि अभी हमें कौन सा टैग देना, अभी हमने कीवर्ड को देखा है ना, जाकर कहां देखा कीवर्ड को, टैब में देखा है कीवर्ड को, और टैब में जो टेक्स्ट नजर आ रहा है वो हेड का हिस्सा है और दैट इज टाइटल टैग। वो हेड का हिस्सा है और वो टाइटल का टैग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबको समझ में आ गया होगा कि मैं यहां पर लिखने वाला हूं, यही है ना हेड, उसे मैं यहां पे नहीं लिखने वाला, ये भी ज़हन में रखिएगा। यहां पर वो चीज नजर आएगी जो पेज पर है, यहां पर वो नजर आएगा जो पेज पर नहीं है। नजर ही नहीं आएगा भाई पेज पे, तो फिर पेज पे तो नहीं है ना वो चीजें। ये टैब में जो मैसेज आपको आना है वो इधर आएगा, यहां कोई मैसेज कहीं पर भी नहीं आना, वो भी इधर आएगा जो मैं हेड में करूंगा। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो चीजें आपको पेज पे दिखानी है वो सारी की सारी बातें आप कहां पे करोगे, बॉडी में करेंगे। तो अभी हम पेज की बात नहीं कर रहे, इसका मतलब टाइटल कहां पे लिखने वाले हैं, हेडिंग नहीं बोलना है इसको, ओके। हेडिंग बॉडी में है, मैंने कहा हेडिंग बॉडी में है, ये टाइटल है हमारा, ठीक है। हेडिंग अभी हमने पढ़ा भी नहीं है। स्पेलिंग गलत लिखेंगे अगर तो ठीक काम नहीं होगा, ठीक है। लिख दिया जी हमने टाइटल और स्लैश टाइटल लिख दिया, मैंने सही लिखे हैं स्पेलिंग जी। मैंने टाइटल को स्टार्ट किया और टाइटल को एंड किया। ऐसे टैग्स जिनको हम स्टार्ट भी करते हैं एंड भी करते हैं, इनको हम बोलते हैं पेयर टैग्स। टैग पेयरिंग होती है और नॉन पेयर टैग्स भी होते हैं, सिंगुलर टैग्स भी होते हैं। अभी बाद में देखेंगे इसको सिंगुलर टैग कौन सा होता है, क्योंकि अभी जितने भी देखे हैं सारे पेयर ही आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने बताया कि इनको पेयर टैग बोलते हैं। लें जी, हमारा कीवर्ड है, फॉर इंस्टेंस हमारा कीवर्ड है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। लो जी, ये मैंने कीवर्ड लिख दिया। अच्छा, अब मैं नीचे वाली लाइन में आ गया हूं, आगे जगह नहीं थी इसलिए नीचे आ गया हूं। बेसिकली लिखना मैंने आगे ही था, ठीक है, आपको दिखाने के लिए नीचे वाली लाइन में आ गया हूं। अब टाइटल हम कितना बड़ा लिख सकते हैं, टाइटल हम ज्यादा से ज्यादा 60 कैरेक्टर्स में दे सकते हैं। मतलब ये नहीं कि हम 70 में लिख नहीं सकते, मतलब गूगल रेकमेंड करता है कि आपके टाइटल का साइज ज्यादा से ज्यादा 60 कैरेक्टर्स का होगा, तो क्राउलर उसको रीड करेगा, उसके बाद वाला डाटा क्राउलर रीड नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने कीवर्ड को फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स में एडजस्ट करना है। जरूरी नहीं है कि हर दफा आपका कीवर्ड इतना बड़ा हो,
तो ऐसा भी हो सकता है कि हम फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स में 2 कीवर्ड्स अकोमोडेट कर लें, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने टाइटल में एक कीवर्ड और एक नेविगेशनल कीवर्ड अकोमोडेट कर लें। ये नेविगेशनल कीवर्ड क्या होता है भाई, आगे जाके डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी समझ लो कि ब्रांड पीक सॉल्यूशंस कॉलेज, पिज़्ज़ा हट, स्टार्स एकेडमी लाहौर, तो ये कीवर्ड नहीं है, ये नेविगेशनल कीवर्ड है। तो अगर आप अपनी ब्रांड को यूज करना चाहते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि नहीं दूसरा मेरा ये है, क्या है पता लग गया ना, मैंने इसी को एडजस्ट कर लिया। अब आपने देखा बीच में मैंने सेपरेटर क्या इस्तेमाल किया। आमतौर पर हम जो सेपरेटर यूज करते हैं वो यहां तो कामा यूज करते हैं। आपको मुझे भी देखना है और आपको स्क्रीन को भी देखना है, लेकिन स्क्रीन आपने ये वाली देखनी है तो क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। आपको लगेगा क्लियर हो रहा है, मैं कहा आपको लगेगा ऐसा क्लियर हो रहा है, मगर क्लियर नहीं होगा। या मुझे देखना है या स्क्रीन को देखना है, तीसरी किसी जगह को नहीं देखना। अभी जब मैं खासतौर पर कोई चीज़ बड़ा आराम से जाकर बता रहा हूँ ना, तो इसका मतलब होगा उसको अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा नए लोगों के लिए। तो इसका मतलब है उस टाइम आपने मुझे या स्क्रीन को देखना है जी। डिजिटल मार्केटिंग, ये सेपरेटर जो है, ये है 2 सेपरेटर्स अलाउड हैं। पाइप साइन, ये मैंने पाइप साइन लगाया कीबोर्ड से, ठीक है। इस तरह का जो वर्टिकल बना हुआ है भाई, इसको पाइप साइन बोलते हैं। एक हाइफन जो माइनस का निशान होता है, चाहे तो पाइप साइन यूज कर लो, चाहे तो पाइप साइन यूज कर लें, चाहे तो हाइफन यूज कर लें, आपकी चॉइस है। इन दोनों में से कोई सा भी कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? पाइप साइन, पाइप बना हुआ है ना, पाइप की शक्ल में है, और एक हाइफन है। दोनों में से एक, फुल स्टॉप कॉमा नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। तो हमने सेपरेटर के 2 पे इसको इस्तेमाल कर लिया, बन गया। अब मैंने फाइल सेव कर ली थी पहले से, तो अब चाहूं तो मैं उधर जाए बगैर ये सेव का बटन भी पुश कर सकता हूं, ये जो यहां पे नजर आ रहा है मुझे। सो मैंने कहा भी कर दो इसको पुश, अपडेट होगी फाइल उसी में। अब ये मैं एडिटिंग मोड में था, अब मुझे कहां जाना है? मैं कहा ये तो मैं एडिटिंग मोड में था, अब मुझे कहां जाना है जी? अब मुझे इसको रन करना है, इसकी आउटपुट देखनी है, इसे एग्जीक्यूट करना है। इसने रन होकर कहां नजर आना है? गूगल क्रोम पे नजर, मतलब यूं कह लें आसान अल्फाज में कि इंटरनेट ब्राउजर पे नजर आना है। वो ब्राउजर क्रोम है, वो ब्राउजर एज है, वो फायरफॉक्स है, भाई कोई भी है, उस पर नजर आ जाएगा। लेकिन जब इसको आप एडिट करना है, फिर आपने कहां करना है? किसी एडिटर में करना है, जो कि हम एडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं नोटपैड प्लस प्लस। तो इसका मतलब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, यानी आउटपुट देखनी है, तो इसने कहां पे दिखना है? किसी भी इंटरनेट ब्राउजर में दिखना है। और जब आपने इसमें चेंजेस करनी है, तो फिर आपने इसको नोटपैड प्लस प्लस में ले आना है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूं, सो मैं यहां आया, ये मैंने अभी आपके सामने एक फाइल बनाई है, सेकंड फाइल, ऐसे ही है। इसे क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट, पेज बिल्कुल खाली है। इसे खाली नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए? एग्जीक्यूट कैसे किया आपने? डबल क्लिक करके बस। एग्जीक्यूट मैंने ऐसे किया कि मैं उस लोकेशन पे आ गया जहां पर मैंने उसे सेव किया। वहां पर मुझे फाइल का नाम नजर आया, वहां पर मैंने इसे डबल क्लिक किया तो चल पड़ा। पेज खाली का खाली आ रहा है। पेज को खाली आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों आना चाहिए खाली? बॉडी में हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया भाई, अभी कुछ सेटअप ही नहीं किया उसके अंदर, इसलिए यहां पर तो हमने लिखा भी नहीं है। कहां पे लिखा है? यहां पे लिखा है हमने, इस हिस्से पे लिखा है। और जो हमने इस हिस्से पे लिखा, और हमने इस हिस्से पे क्यों लिखना सीखा? इसलिए कि जब हमारे पास कोई वेबसाइट आएगी तो यहां पर हमें कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना है, और उसका जो प्राइमरी कीवर्ड है, इट इज द फर्स्ट प्लेस इन वेबसाइट जहां पर हम प्राइमरी कीवर्ड को अकोमोडेट करते हैं, ठीक है। इस जगह पर कीवर्ड की लेंथ ज्यादा से ज्यादा कितनी अलाउड है? 60 कैरेक्टर। यहां पर जो कीवर्ड की लेंथ है पिक्सेल्स में भी कैलकुलेट होती है। अभी तो हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में सिर्फ कैलकुलेट करें, इसके 2 स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन ये दूसरा स्टैंडर्ड हम उस दिन पढ़ेंगे जिस दिन हम एसईओ में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको यहां पर पिक्सल कैलकुलेट करना बताऊंगा तो आपको लगेगा कैसे कैलकुलेट करें भाई, पिक्सल किसी चीज के कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल काम है। मिसाल के तौर पर आपको इमेज है तो मैं आपसे कहूं पिक्सल कैलकुलेट कर लो, ये तो नहीं मुश्किल, वो बता देगा क्या डायमेंशन है इसकी। लेकिन ये तो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके पिक्सल कैलकुलेट करने हैं, टूल से करेंगे। उसकी भी एक लेंथ है कि टाइटल आपका 580 पिक्सल से बड़ा नहीं होना चाहिए, एट द सेम टाइम 60 कैरेक्टर से बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बट
साथ में 580 पिक्सल से बड़ा भी नहीं होना। ये क्या साइंस है, ये जब मैं एसईओ का पहला लेसन लूंगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। और कैसे इसको पता कैसे लगेगा, मुझे टेस्ट कैसे होगा कि ये क्रॉस तो नहीं कर रहा उस लिमिट को, क्योंकि कैरेक्टर्स को काउंट करना तो बहुत आसान है, पिक्सल को यहाँ 1 2 3 करके तो काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो जी, अब ये हो गया हमारा, ये हुआ जी हमारा पहला टास्क कंप्लीट। मैं कहिए हमने पहला टास्क कंप्लीट कर लिया। हमारे पास 10 मिनट हैं ब्रेक से पहले, तो क्या आपको लगता है कि 10 मिनट में आप सब लोग ये वाला टास्क मुझे कंप्यूटर पे करके एज इट इज दिखा सकते हैं? कीवर्ड मेरा ना यूज कीजिएगा, ठीक है। थोड़ी चीजें अपनी चीजें यूज करनी है, जो भी आपके ज़हन में आ रहा हो, लेकिन काम इतना ही करना है। मैंने बॉडी में कुछ नहीं किया, आपने भी बॉडी में कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त टाइटल को अकोमोडेट करके मुझे अपना कोड भी दिखाना है और मुझे फाइल की आउटपुट भी दिखानी है। और आपके पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं बिफोर ब्रेक। ब्रेक के बाद हमने कुछ और करना है इंटरेस्टिंग।